हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। 11th का हमने साउंड चैप्टर स्टार्ट किया था। साउंड में हमने स्टडी किया थे बहुत सारे टॉपिक। अब हम क्वालिटी पे ध्यान देने वाले। क्वालिटी ऑफ साउंड मीन साउंड को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, अलग अलग साउंड। तो उसके लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक हमें स्टडी करने हैं या क्वालिटी स्टडी करनी है। एक है लाउडनेस, पिच और टिम्बर। ये क्यों, या क्वालिटी ऑफ साउंड, ये क्यों स्टडी करना है, ये क्यों स्टडी करना है? क्योंकि देखो, अगर हम सराउंडिंग में देखते तो बहुत टाइप के साउंड होते हैं। ओके, बहुत टाइप के साउंड होते हैं। तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करें, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ होना चाहिए। अब एग्जांपल देता हूं, आपको कोई गाना पसंद है, बहुत पसंद है, तो आपने उसका आवाज वॉल्यूम बढ़ा दिया, आपको अच्छे से सुन रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो। लेकिन पापा आएंगे आपके, वो देखेंगे क्या ये बच्चा शोर मचा के रखा है, तो उनके लिए वो गाना शोर है, आपके लिए वो म्यूजिक है, अच्छा है, आपको कानों को बड़ा साउंड है लेकिन अच्छा सुनाई दे रहा है। लेकिन पापा के लिए क्या हो गया, वो शोर हो गया। पापा बोलते क्या कितने जोर से टीवी लगा के रखा है, क्या गाना सुन रहे इतने जोर जोर से, क्या शोर मचा के रखा है। तो वो क्या होगा, उनके लिए शोर होगा। तो एक के लिए म्यूजिक है, एक के लिए शोर है। समझ में आ रहा? अब आपके घर में कोई एजेड पर्सन होगा, उनको अगर कानों की कैपेसिटी लो हो गई तो उनको अगर आपको बातें करनी तो चिल्ला के बात करना पड़ता है। हेलो कैसे हो आप, चिल्लाना पड़ता है। और हम नॉर्मल होंगे तो कैसे हो, क्या हो, नॉर्मल बात करना पड़ता है। तो एक के लिए बड़ा साउंड नॉर्मल होता है और दूसरे के लिए नॉर्मल साउंड। तो वो हो सकता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन किसी के लिए बड़ा साउंड नॉर्मल होता है, किसी के लिए ज्यादा पिच वाला, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड। तो ये कैसे कैसे डिफरेंशिएट करें, तो ये डिफरेंशिएट साउंड को कैसे डिफरेंशिएट किए जाए, तो उसके लिए हमने 3 फैक्टर स्टडी किए हैं। दैट इज लाउडनेस, पिच एंड टिम्बर। ये 3 क्वालिटी आज हम सीखने वाले हैं कि साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर साउंड को डिफरेंशिएट करना है तो कैसे किया जाए। तो हम पहले सीखेंगे लाउडनेस। पहले क्या सीखेंगे हम? लाउडनेस के बारे में, कि लाउडनेस क्या होता है। अब लाउडनेस आपको पता है, मैंने कहा जैसे कि अगर आपके घर में कोई एजेड पर्सन है तो उसको जोर से चिल्ला के बात करना पड़ता है, तो उनके लिए लाउडनेस अलग। आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, आपके लिए लाउडनेस अलग। ठीक है, सो अलग अलग लाउडनेस को डिफरेंशिएट हम कर सकते। लाउडनेस कैसे डिफरेंशिएट करें? पर्सन टू पर्सन ये तो वेरी होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। किसी को बड़े साउंड में गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को कम साउंड में गाना सुनना अच्छा लगता है। तो बड़ा साउंड है तो हम कहेंगे लाउड, एक के लिए वो लाउड हो सकता है, दूसरे के लिए लाउड नहीं हो सकता। तो अब ये लाउडनेस डिसाइड कैसे करें? सो लाउडनेस डिसाइड करने के लिए हमें कुछ साइंस में फैक्टर दिए गए हैं, उस फैक्टर से हम लाउडनेस को स्टडी कर सकते हैं। तो पहले आते हैं हम लाउडनेस पे। फर्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है? लाउडनेस। लाउडनेस, अब लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा? पहला, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी। किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब ये इंटेंसिटी होती क्या है? ओके, इंटेंसिटी को आई से इंडिकेट किया जाता है। इंटेंसिटी को हम आई से इंडिकेट करते हैं, और इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट एरिया से कितना साउंड की एनर्जी पास कर रही है यूनिट टाइम में। समझो हमने एक यूनिट एरिया ले लिया, हमने क्या ले लिया? एक यूनिट एरिया जिसका वैल्यू 1 यूनिट है, जिसका वैल्यू 1 यूनिट, 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो। उसमें से अब एनर्जी बाहर निकल रही है, साउंड की एनर्जी बाहर निकल रही है E से यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी? ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, इंटेंसिटी ज्यादा। कम एनर्जी बाहर निकलेगी, साउंड की एनर्जी, तो साउंड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लेकिन ये सरफेस को एनर्जी कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। सरफेस को कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर एनर्जी। अगर ऐसा नहीं होगा, सपोज साउंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा? इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करना होगा। सो ई का कंपोनेंट अगर एंगल थीटा है तो ई कॉस थीटा,
तो ये इस ई कॉस थीटा पे ये डिपेंड करेगा, तो ई की जगह हम लिखेंगे ई कॉस थीटा। अभी के लिए याद रखना है कि लाउडनेस इंटेंसिटी पे डिपेंड रहता है। इंटेंसिटी हाई होगी मीन्स ज्यादा एनर्जी आ रही है साउंड की, एक स्पीकर है उसमें से ज्यादा एनर्जी आ रही है साउंड की, इंटेंसिटी हाई, लाउडनेस ज्यादा। अगर साउंड की एनर्जी कम आ रही है, इंटेंसिटी कम, देन लाउडनेस कम। ये समझ में आ गया। अब आते हैं इसके यूनिट पे, इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, हमें पता है एनर्जी का यूनिट क्या होता है। अब आते हैं ऐसा यूनिट, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ओके, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड। ओके, तो ये हो गया जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये एक यूनिट हो गया। और एक हमने स्टडी किया है, दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, पावर का एक फॉर्मूला, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का सेकेंड। तो इससे मिला के जूल पर सेकेंड को ही कहा जाता है वैट। क्या कहा जाता है, वैट। तो अब ऐसा यूनिट हम अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट को लिख सकते हैं, ये जूल पर सेकेंड हो गया वैट और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का दूसरा यूनिट है वैट पर मीटर स्क्वायर। दूसरा यूनिट क्या है, वैट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी समझ में आ गई। अब ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, वैट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, ये जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। मीन्स अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ये इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज होती है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमने वेव मोशन स्टडी किया है। जब वेव मीडियम में चलता है तो ट्रांसवर्स वेव कैसे चलता है, क्रस्ट ट्रफ्ट। सो ये उसका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ये कितना ऊपर जाते हैं इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, या मीन पोजीशन से ये कितने नीचे जाता है इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो उसके प्रोपोर्शन में इंटेंसिटी बढ़ती है। एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इंटेंसिटी उससे ज्यादा स्क्वायर के टर्म में बढ़ेगी। एग्जांपल, अगर एम्पलीट्यूड 2 है, अगर एम्पलीट्यूड 2 है तो इंटेंसिटी क्या होगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ेगी। कितने टाइम्स बढ़ेगी, 4 टाइम्स। अगर एम्पलीट्यूड 4 है, अगर एम्पलीट्यूड 4 है तो इंटेंसिटी 4 4 16 टाइम्स बढ़ेगी। कितने टाइम्स बढ़ेगी, 16 टाइम्स इंटेंसिटी ज्यादा होगी पहले साउंड से। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, याद रखो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो लाउडनेस भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड घटेगा तो लाउडनेस घटेगा। ये समझ में आ गया सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, लाउडनेस डिपेंड ऑन डिस्टेंस। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सो लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मीन्स अगर आप दूर होंगे और कोई जोर से चिल्लाया फिर भी आवाज आपको कम आएगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लाउडनेस कम। अगर आप नजदीक है और मैं जोर से चिल्लाया तो आपको आवाज ज्यादा सुनाई देगा, लाउडनेस ज्यादा होगा। जोर जोर से गाना बज रहा है, बहुत दूर बज रहा है, तो आपको इतना जोर से वो सुनाई नहीं देगा। जितना दूर आप उतना लाउडनेस कम होता जाएगा, और जितना आप नजदीक आओगे उतना लाउडनेस बढ़ने लगेगा। एग्जाम्पल, अगर हमने स्पीकर लगाया है, हमने स्पीकर लगाया है और उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप पर्सन उस स्पीकर के 2 मीटर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर, तो लाउडनेस क्या होगा, कितने से कम या ज्यादा होगा, लाउडनेस इज स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू 1/4। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये 4 टाइम्स लाउडनेस अभी है। अब ये पर्सन थोड़ा दूर चला गया, पर्सन थोड़ा दूर चला गया, अब स्पीकर से पर्सन चला गया 5 मीटर, कितने मीटर, 5 मीटर।
तो पहले के साउंड से अब ये 25 टाइम्स लेस हो जाएगा साउंड, क्योंकि आर का 5 का स्क्वायर 25, तो लाउडनेस कितना कम हो जाएगा 25 टाइम्स, मीन्स लाउडनेस घटेगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे लाउडनेस कम होता जाएगा। और किसके टर्म में, स्क्वायर के टर्म में। मीन्स 5 अगर डिस्टेंस आप कम करते हो, कितना डिस्टेंस 5 मीटर से आप दूर जाते हो, तो लाउडनेस 25 से कम होगा। कितने से कम होगा, 25 टाइम्स से। अगर आप 2 मीटर डिस्टेंस जाते हो तो लाउडनेस 4 से कम होगा। अगर आप 10 मीटर दूर जाते हो तो लाउडनेस 100 से कम होगा, 100 टाइम्स से कम होगा। तो ये समझ में आ गया। तो लाउडनेस डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये समझ में आ गया, ये 3 फैक्टर। और एक 4th फैक्टर जो आपके बुक में नहीं दिया गया है कि लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड ऑन डेंसिटी। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर डेंसिटी इंक्रीज होती है तो लाउडनेस भी इंक्रीज होगा। अगर डेंसिटी इंक्रीज, लाउडनेस इंक्रीज। अगर डेंसिटी डिक्रीज होती है, लाउडनेस डिक्रीज होता है। आपने साउंड वेव के बारे में स्टडी किया, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अलग अलग मीडियम में अलग अलग ट्रैवल करते हैं। अगर सॉलिड में ट्रैवल करना है, सॉलिड में ये फास्ट ट्रैवल करता है, लिक्विड में उससे स्लो, और एयर में सबसे स्लो। तो मीडियम की अगर डेंसिटी चेंज होती है तो उसका प्रोपोगेशन भी चेंज होता है, उसका प्रोपोगेशन भी चेंज होगा। तो उस हिसाब से हम लाउडनेस को भी जज कर सकते हैं। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो लाउडनेस भी बढ़ेगा, अगर डेंसिटी कम होगी तो लाउडनेस भी कम होगा। तो ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और 5th पॉइंट है सरफेस। किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे। अगर सरफेस बड़ा होगा, सरफेस बढ़ेगा तो लाउडनेस, उससे निकलने वाली साउंड होगी लाउड। ज्यादा बड़ा सरफेस, उससे निकलने वाली साउंड होगी बहुत बड़ी। अगर सरफेस कम होगा तो उससे निकलने वाली साउंड कम होगी। अब देखो मेरे पास पेन है, इसका सरफेस एरिया कम है, इसको मैं मारूंगा तो साउंड कम आएगा। साउंड क्या आएगा, कम आएगा। उससे अगर बड़ा कुछ मटेरियल में ले लूं, लाइक इस बोर्ड पे, अगर उस बोर्ड पे मैं मारूंगा तो साउंड थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि सरफेस एनर्जी या सरफेस हमारा ज्यादा है। तो ज्यादा सरफेस, ज्यादा लाउड साउंड। अगर आप छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लोगे बजाने वाला, लाइक डमरू, शंकर के हाथ में होता है ना डमरू, उसका सरफेस एरिया कम होता है, उसके आप बजाओगे तो साउंड कम आएगा। अगर आप बड़ा ढोल लोगे, बैंड वाला ढोल, और उसको बजाओगे आप, तो सरफेस एरिया ज्यादा, लाउडनेस ज्यादा। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, इन 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। इट इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। अगर ज्यादा साउंड एनर्जी आ रही है तो लाउडनेस ज्यादा होगा, अगर कम साउंड एनर्जी आ रही है तो लाउडनेस कम होगा। इट इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, बट इंटेंसिटी डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो ये वेव से जज होगा, ये वेव से जज होगा। देन इट इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस, आप कितने दूर पे हो। ज्यादा दूर रहोगे तो साउंड आपको कम आएगा, लाउडनेस कम होगा। नजदीक आओगे साउंड ज्यादा आएगा, लाउडनेस ज्यादा होगा। देन इट इज डिपेंड ऑन डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी कितनी होती है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। एंड लास्ट सरफेस, कितना सरफेस से आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर सरफेस ज्यादा बड़ा होगा तो लाउडनेस ज्यादा, सरफेस छोटा होगा तो लाउडनेस कम। ये फैक्टर समझ में आ गए। ओके, ये हमारे बुक में कुछ फैक्टर दिए गए, कुछ फैक्टर नहीं दिए गए। अब ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आते हैं हम, जो हमें इक्वेशन दिया गया है बुक के ऊपर, उस इक्वेशन को हम देखते हैं। इंटेंसिटी के टर्म पे हमें लाउडनेस को जज करना है, इंटेंसिटी के टर्म पे हमें लाउडनेस को जज करना है। तो अब हम आते हैं कि हमने बहुत बार टीचर से ये वर्ड सुना होगा कि पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। अब ये पिन ड्रॉप, जब ड्रॉप होती है और आप कंप्लीटली साइलेंस हो तो उसका साउंड सुनाई देता है। उसका साउंड क्या होता है, आपको सुनाई देता है। तो वो भी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वो साउंड एनर्जी कितनी होती है, वो साउंड एनर्जी होती है 10⁻⁻12 वैट पर मीटर स्क्वायर। इतनी इंटेंसिटी का साउंड वो प्रोड्यूस करता है। मीन्स पिन ड्रॉप से साइलेंस नहीं प्रोड्यूस होगा ऐसा नहीं, उससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन कितना होता है 10⁻⁻12। और इस इंटेंसिटी को हम कहते हैं I0। ये बेसिक इंटेंसिटी है। तो नॉर्मल ह्यूमन आई इतनी इंटेंसिटी वाला साउंड सुनता है, पिन ड्रॉप वाला भी साउंड सुन सकता है अगर आप कंप्लीटली साइलेंट हो तो। ठीक है, तो इससे कहते हैं सबसे कम वाली मिनिमम इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना सुन सकते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ कहा है हमें, ज्यादा से ज्यादा हम सुन सकते हैं 120 डेसिबल। कितना, 120 डेसिबल। इससे ऊपर अगर साउंड जाएगा तो उसे हम नॉइज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नॉइज। मीन्स आप
ट्रैफिक में खड़े हो, बहुत जोर से हॉर्न बज रहा है, अगर वो 120 के ऊपर साउंड जा रहा है तो उसे हम नॉइज कहेंगे, जो कानों को परेशान करेगा, जो कानों को परेशान करेगा। सो हमारी कैपेसिटी कितनी है 120 डेसिबल तक, उसके आगे वाले साउंड को हम नॉइज कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक टर्म है। ओके, तो पिन ड्रॉप वाली जब सबसे मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है I0, किससे इंडिकेट करते हैं I0 10⁻12 वैट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी सबसे कम होती है। अब आते हैं इक्वेशन पे, हमें एक बुक में इक्वेशन दिया गया है, इस इंटेंसिटी को हम जीरो भी मानते हैं। ओके, इसके लिए इस इंटेंसिटी से प्रोड्यूस होने वाला लाउडनेस जीरो होता है, इस इंटेंसिटी से प्रोड्यूस होने वाला लाउडनेस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, और लाउडनेस को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसे कहते हैं बेल। सो इक्वेशन होगा हमें जो दिया गया है, एल बेल इज इक्वल टू, ये यूनिट है डेसीबेल बेल, एल बेल इज इक्वल टू log to the base 10 I डिवाइडेड बाय I0। ठीक है, ये फॉर्मूला का प्रूफ आपको नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि लाउडनेस का जो फॉर्मूला है इन बेल इज इक्वल टू log टू द बेस 10 I अपॉन I0, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम डेसिबल में इसका कन्वर्जन करेंगे, डेसिबल में कन्वर्जन कर, अब आपने सुना होगा कि 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर, या आपने सुना होगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम 10⁻² मीटर, ये होगा 10⁻1 मीटर। अगर मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर mm, तो इसको हम लिखेंगे 10⁻³ मीटर। तो ये हमें कंसेप्ट पता है, डेसी मीन्स 10⁻1, सेंटी मीन्स 10⁻², मिली मीन्स 10⁻³ तो ये कंसेप्ट हमने स्टडी किया है। वैसे ही कंसेप्ट यहां हम यूज करेंगे, ये वाला अगर हम यूज करते 1 डेसीबेल, 1 डेसीबेल इज इक्वल टू क्या होगा 0.1 बेल, या इसे कहेंगे हम 10⁻1 बेल। और इसका अगर हम कन्वर्जन करते हैं, देयरफॉर 1 बेल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबेल, 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबेल। तो बेल का अगर हम कन्वर्जन करते हैं 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबेल, तो अगर डेसीबेल 10 टाइम्स होता है तो उसे हम क्या कहते हैं 1 बेल, उसे हम क्या कहते हैं 1 बेल। तो लाउडनेस के कंसेप्ट में भी ये अप्लाई होगा, लाउडनेस के कंसेप्ट में भी ये अप्लाई होगा। तो यही फॉर्मूला हम अब यहां लिखेंगे कि अगर ये लाउडनेस 10 से बढ़ गया, लाउडनेस 10 से बढ़ गया तो उसे हम कहेंगे लाउडनेस इन बेल। सो लाउडनेस इन डेसीबेल इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ लाउडनेस इन बेल। जब आप लाउडनेस को 10 टाइम्स करोगे तो उसे हम डेसीबेल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं डेसीबेल। तो अब इसी फॉर्मूला को हम लिखेंगे, यहां बेल का फॉर्मूला हमारे पास है तो हम लिखेंगे 10 इंटू बेल का फॉर्मूला हमारा log टू द बेस 10 I अपॉन I0। तो हमारी बेसिक पिन ड्रॉप वाली इंटेंसिटी हम ले लेते, इफ पहला कंडीशन, इफ I इज इक्वल टू I0, I इज इक्वल टू I0। अब पुट करो इसमें, सो L डेसिबेल इज इक्वल टू 10 log टू द बेस 10 I0 अपॉन I0, I0 कट, log ऑफ 1, log ऑफ 1 क्या होता है 0, तो लाउडनेस इन डेसिबल इज इक्वल टू 0। देखो हमने कहा था लाउडनेस 0 होता है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए लाउडनेस नहीं होता है। अब हम कंडीशन आते हैं, अगर मुझे लाउडनेस चाहिए 10 डेसिबल, कितना चाहिए 10 डेसिबल, अगर मुझे लाउडनेस चाहिए, इसका वैल्यू मुझे कितना चाहिए 10, तो अब मैं इसे चाहिए इसका वैल्यू, लाउडनेस का वैल्यू मुझे चाहिए 10 डेसिबल, तो मैं क्या पुट करूंगा 10 इज इक्वल टू 10 log ऑफ I अपॉन I0, ये बेस 10 के लिए। तो इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी को मुझे कितने से बढ़ाना पड़ेगा, अगर मुझे 10 डेसिबल का साउंड चाहिए, कौन सा साउंड 10 डेसिबल का लाउडनेस चाहिए, तो मुझे इंटेंसिटी को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो अब
10 और 10 कट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू log टू द बेस 10 I अपॉन I 0। अगर हम log को हटा दें, आपको पता है log का रिलेशन होता है log टू द बेस 10। 10 का अगर आप log निकालते हो तो उसका आंसर आता है 1। उसका आंसर क्या आता है 1। मीन्स इसका मीनिंग क्या है, log को अगर आप हटाओगे तो 10 इज इक्वल टू, तो log हट गया तो यहां आएगा 10 रेस टू 1, यह रेस टू में चला जाता है। अगर ऐसा होगा log 10 100 इज इक्वल टू 2, इसका मीनिंग क्या है, अगर आप log को हटा दोगे तो यहाँ पावर, तो ये होगा 100 इज इक्वल टू 10 का पावर 2। log का मीनिंग क्या होता है 10 रेस टू कौन सा डिजिट, ये जो डिजिट होता है वो 10 का पावर होता है। तो वैसे ही यहां भी अगर मैं log को हटा दूंगा तो ये क्या आएगा 10 रेस टू 1 इज इक्वल टू I अपॉन I0 and therefore I is equal to 10 raised to 1 I0। तो अगर मैं बेसिक इंटेंसिटी को 10 से बढ़ाऊंगा तो मुझे साउंड कितना सुनाई देगा 10 डेसिबल का। कितना सुनाई देगा 10 डेसिबल का साउंड मुझे सुनाई देगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे साउंड को 20 डेसिबल करना है, कितना करना है 20 डेसिबल, तो सेम फॉर्मूला 10 log टू द बेस 10 I अपॉन I0। मुझे साउंड को, मुझे कितना लाउडनेस चाहिए 20 डेसिबल, कितना चाहिए 20 डेसिबल। तो उसके लिए कितनी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ये बेसिक इंटेंसिटी, इससे कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अब ये कट हो जाएगा 10 टू जा, ये आएगा 2 log टू द बेस 10 I अपॉन I0। log को हटा दिया तो आएगा 10 रेस टू 2 I अपॉन I0 and therefore I is equal to 100 I0। तो अगर मुझे 20 डेसिबल इतना लाउडनेस चाहिए तो मुझे इंटेंसिटी को 100 टाइम्स करना पड़ेगा। अगर 10 चाहिए तो 10 टाइम्स करना होगा, उसके डबल चाहिए तो 100 टाइम्स करना पड़ेगा। अगर मुझे ट्रिपल चाहिए होगा तो सपोज मुझे 30 डेसिबल चाहिए तो 30 डेसिबल के लिए क्या होगा, देखो वंस अगेन 30 10 log टू द बेस 10, सेम फॉर्मूला I अपॉन I0, ये कट हो जाएगा, ये आएगा 10 रेस टू 3 इज इक्वल टू I अपॉन I0। तो ये होगा I को मुझे 1000 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अगर मुझे 10 डेसिबल साउंड चाहिए तो इंटेंसिटी कितने से बढ़ानी होगी, I0 को मुझे 10 से बढ़ाना होगा। अगर मुझे 20 डेसिबल वाला साउंड चाहिए तो मुझे इंटेंसिटी को 100 से बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे 30 डेसिबल साउंड चाहिए, ये कितना 10 डेसिबल के लिए, ये 20 डेसिबल के लिए। अगर मुझे 30 डेसिबल चाहिए, 30 डेसिबल के लिए 1000 से बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स 10 रेस टू 3, ये 10 रेस टू 1, ये 10 रेस टू 2, ये 10 रेस टू 3। अगर मुझे 40 डेसिबल चाहिए तो 10 रेस टू 4 I0। अगर मुझे 50 डेसिबल चाहिए तो 50 डेसिबल 10 रेस टू 5 से मुझे इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये लॉगरिथम का पावर होता है, लॉगरिथम का पावर। तो इंटेंसिटी जितनी चाहिए, जितना डेसिबल साउंड चाहिए, तो हमने डबल कर दिया तो इंटेंसिटी डबल नहीं होती। देखो साउंड हमने 10 डेसिबल से 20 कर लिया तो इंटेंसिटी 100 टाइम्स बढ़ानी पड़ती है। अगर 20 से हमने 40 कर दी तो हमें 10 रेस टू 4 टाइम्स साउंड को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये लॉगरिथम का पावर है। लाउडनेस समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया। लाउडनेस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस, डेंसिटी एंड सरफेस, इस पे डिपेंड करता है। देन हमने उसके बाद स्टडी किया कौन सा कंसेप्ट, पिन ड्रॉप। मिनिमम इंटेंसिटी होती है I0। I0 को कितना बढ़ाते जाओ तो हमें लाउडनेस कैसे बढ़ेगा, इंटेंसिटी का रिलेशन हमने फाइंड आउट किया कि अगर इंटेंसिटी हमें 10 डेसिबल, लाउडनेस हमें 10 डेसिबल चाहिए तो इंटेंसिटी को 10 से बढ़ाना पड़ेगा, मिनिमम इंटेंसिटी को। अगर हमें 20 डेसिबल लाउडनेस चाहिए तो इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी को 100 से बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें 30 डेसिबल साउंड चाहिए तो हमें 1000 से मिनिमम इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इस हिसाब से इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ता है। तो ये हो गया लाउडनेस वाला कंसेप्ट। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा ओवर हो चुका है, दैट इज लाउडनेस, ये हमने सीख लिया।
अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पिच। नेक्स्ट टर्म आते हैं पिच पे। पिच क्या होगा? अब सपोज हमारे पास दो साउंड है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। दोनों का लाउडनेस सेम है, दोनों का लाउडनेस सेम है, ठीक है। या एक एग्जांपल ले लो कि एक सॉन्ग है, दोनों भी सिंगर जो है, एक मेल सिंगर है और एक फीमेल सिंगर है, एक मेल सिंगर है और एक फीमेल सिंगर है, दोनों भी सेम गाना गा रहे हैं, दोनों भी सेम गाना, और दोनों का लाउडनेस भी सेम है, दोनों सेम आवाज से, दोनों का आवाज का लाउडनेस सेम है। लेकिन फिर भी आपको पता चलेगा कि ये सॉन्ग मेल ने गाया है, ये सॉन्ग फीमेल ने गाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि साउंड के पास और एक कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज पिच, दैट इज पिच। अब पिच होता है, ये पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। पिच अगर हमें मेजर करना है तो हमें क्या मेजर करना पड़ता है? फ्रीक्वेंसी। क्या मेजर करना पड़ता है? फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है? अब ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी देखो, अब दो वेव में ड्रॉ करता हूं, ये एक वेव और ये दूसरा वेव। ठीक है, ये एक वेव और ये दूसरा वेव। अब देखो, इसका एम्पलीट्यूड है ए, इसका भी एम्पलीट्यूड है ए, और लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो दोनों का लाउडनेस सेम है, दोनों का लाउडनेस क्या है? सेम है, क्योंकि इसका भी एम्पलीट्यूड ए है और इसका भी एम्पलीट्यूड ए है। लेकिन एक सेकेंड में, सपोज यूनिट टाइम में, ये कितना वेव प्रोड्यूस कर रहा है? 2। कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 2। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 हर्ट्ज, क्योंकि 2 ही वेव प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन नीचे वाला जो साउंड है वो 1, 2, 3, 4 और 5 वेव प्रोड्यूस कर रहा है। कितना वेव प्रोड्यूस कर रहा है? सपोज 5 वेव ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5 हर्ट्ज। तो एक सेकेंड में ये 2 वेव प्रोड्यूस करता है, वही एक सेकेंड में दूसरा साउंड 5 वेव प्रोड्यूस करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसका पिच अलग होगा, इसका पिच अलग होगा। पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इस साउंड को हम बोलेंगे लो पिच साउंड। लो पिच साउंड। क्यों लो पिच? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और इसको हम कहेंगे हाई पिच साउंड, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। लाउडनेस सेम, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड सेम मीन्स लाउडनेस सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो इसे हम कहेंगे लो पिच साउंड और इसे कहेंगे हाई पिच साउंड। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हाई पिच साउंड होता है मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी होगी हाई, होगी हाई फ्रीक्वेंसी। और अगर लो पिच साउंड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी लो। इस साउंड को कहा जाता है श्रील साउंड। श्रील साउंड मीन्स जो फीमेल का साउंड होता है, फीमेल का साउंड हाई पिच वाला होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मीन्स वो सुनने के लिए अच्छा लगता है, कानों को सुनने के लिए अच्छा लगता है। और मेल का साउंड इतना श्रिल नहीं होता, शार्प नहीं होता। श्रिल मीन्स शार्प साउंड, ये शार्प नहीं होता मेल का साउंड। ओके, थोड़ा हेवी साउंड होता है मेल का। कैसे होता है? हेवी साउंड, शार्प साउंड नहीं होता। तो ये लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड किसका होता है? मेल का होता है। और ये होता है फीमेल का साउंड। ये किसका होता है? श्रिल साउंड, फीमेल का साउंड अच्छा होता है कानों को सुनने के लिए, तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और हमारे इसमें मेल के साउंड में लो फ्रीक्वेंसी होती है। ये समझ में आ गया? ओके, अब अगर हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करें, दो टाइप के गिटार होते हैं, एक अच्छा वाला छोटा सा गिटार और दूसरा होता है बेस गिटार बड़ा वाला। तो अगर आप छोटा वाला गिटार से बढ़ाओगे तो उससे शार्प साउंड आएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, हाई पिच साउंड। और बेस गिटार, उससे जो आने वाला साउंड है वो होता है लो पिच साउंड, बेस गिटार से आने वाला। दूसरा, अगर आप तबला ले लो और बड़ा सा डग्गा ले लो, तबला से शार्प आवाज आता है तो फ्रीक्वेंसी हाई पिच,
लेकिन डब्बा डग्गा जो अगर होगा, डग्गा से जो साउंड आएगा, डग्गा भी एक इंस्ट्रूमेंट है, डग्गा से जो साउंड आता है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला, सॉरी लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड होता है। कौन सा होता है? लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड। तो पिच बार के बारे में समझ में आ गया। ओके, अगर पिच के बारे में आपको सीखना है तो आपके घर में अगर एम्पलीफायर होगा या म्यूजिक सिस्टम होगा या फिर टीवी में इक्विलाइजर होगा, मोबाइल में भी इक्विलाइजर होता है, आप सॉन्ग का म्यूजिक कम ज्यादा करते हो, उस इक्विलाइजर में आपको दो नॉब दिखाई देंगे, एक होगा ट्रेबल, एक होगा ट्रेबल और दूसरा होगा बेस। एक होगा ट्रेबल और दूसरा होगा बेस। अगर हम ट्रेबल नॉब को घुमाते हैं, अगर हम ट्रिबल नॉब को घुमाते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड एनहांस होता है। हाई फ्रीक्वेंसी मींस गिटार होंगे, जो शार्प साउंड होंगे वो हमें सुनाई देंगे ट्रिबल नॉब घुमाने पे। और अगर हम बेस का नॉब घुमाते हैं, बेस का नॉब घुमाते हैं तो हमें लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड, लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वो एनहांस करेगा। मींस जो ड्रम, जैसे बड़े बड़े ड्रम का साउंड होगा, डूम डूम ऐसे करके आता है ना, वो साउंड आपको सुनाई देगा जब अगर आप बेस को बढ़ाते हो। तो बेस को बढ़ाने से लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड एनहांस होता है और ट्रिपल को बढ़ाने से हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड एनहांस होता है या फिर वो बढ़ता है। तो ये दो नॉब होते हैं, आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो इससे जो आने वाला ट्रिपल वाले नॉब से आने वाला साउंड होता है हाई फ्रीक्वेंसी वाला, जिसका पिच हाई होता है। और बेस नॉब घुमाओगे तो जो साउंड आपको सुनाई देगा, या तबले या बड़े बड़े ढोल का साउंड, डिचिक डिचिक ऐसा साउंड जो सुनाई देगा, दैट इज, उसे हम कहते हैं बेस साउंड। मींस उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो गई, लो पिच वाला साउंड होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ वेव, कितने वेव प्रोड्यूस करता है। अगर ज्यादा वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं कम टाइम में, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और वेव अगर कम प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी कम। तो हाई पिच साउंड में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लो पिच साउंड में फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये समझ में आ गया? पिच, लो पिच एंड हाई पिच साउंड समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट वाला जो हमारा कंसेप्ट है, दैट इज टिम्बर या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड। वन सेकेंड, क्वालिटी ऑफ साउंड। ये देखो पिच भी हो गया, अब आते हैं टिम्बर पे, इसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, अब ये क्या होगा, टिम्बर क्या होगा? ठीक है, टिम्बर, अगर मैंने दो साउंड ले लिए जिसका लाउडनेस सेम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फिर भी आप साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हो। मीन्स अब मेरे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक है गिटार, एक है वायलिन, एक है गिटार और एक है वायलिन। गिटार का लाउडनेस भी उतना ही रखा है और वायलिन का लाउडनेस भी उतना ही रखा है। गिटार से जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है उतनी फ्रीक्वेंसी वायलिन से भी आ रही है, लेकिन फिर भी आप गिटार का साउंड कौन सा है और वायलिन का साउंड कौन सा है आप पहचान लोगे। गिटार का साउंड कौन सा है और वायलिन का साउंड कौन सा है वो आप पहचान लोगे। या फिर मैं पियानो बजा रहा हूं और गिटार बजा रहा हूं, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, मीन्स दोनों का लाउडनेस सेम, दोनों का पिच सेम, फिर भी आपको पता चलेगा हाँ ये पियानो बज रहा है और यहां गिटार बज रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि थर्ड जो क्वालिटी है दैट इज टिम्बर, और टिम्बर डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। किस पे डिपेंड करता है? वेव फॉर्म। मींस वेव कैसे बना रहा है। बहुत टाइप के वेव होते हैं, बहुत टाइप के वेव होता है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर एक इंस्ट्रूमेंट साइन वेव बना रहा है, कौन सा वेव बना रहा है? साइन वेव। इसका एम्पलीट्यूड है ए और एक सेकंड में कितना, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज। ये हो गया फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा, ये हो गया फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। देन हम सेकेंड इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट, अगर सेकेंड इंस्ट्रूमेंट बना रहा है इस तरह का वेव, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी एक सेकंड में दो वेव, इसका भी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर तीसरा वेव इस तरह से बन रहा है,
ओके, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है और फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 2 हर्ट्ज है। अगर फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 2 हर्ट्ज। देखो तीनों वेव सेम है, लाउडनेस सेम, लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड सेम है, लाउडनेस सेम है। फ्रीक्वेंसी, ये भी दो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, 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 तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, स्पीच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वेव का शेप, वेव फॉर्म। तो इस वेव फॉर्म की वजह से आप उस इंस्ट्रूमेंट को या उस चीज को पहचान सकते हैं जहां से, या सोर्स ऑफ साउंड को पहचान कर सकते हैं, उस क्वालिटी को कहा जाता है टिम्बर। उस क्वालिटी को क्या कहा जाता है, टिम्बर। सो टिम्बर डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। किस पे डिपेंड करता है, वेव फॉर्म पे। तो वेव फॉर्म कैसा है, उस इंस्ट्रूमेंट से कौन सा वेव बन रहा है, उस हिसाब से साउंड चेंज होगा, उस हिसाब से साउंड चेंज होगा, और हम पहचान सकते हैं कौन सा। मीन्स उसको नोड और एंटी नोड में डिफरेंस आएंगे, कितने नोड प्रोड्यूस होंगे, कितने नोड। ये टर्म मैंने अभी तक यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपको 12th में आने वाला है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, नोड क्या है, एंटी नोड क्या है। उससे अच्छा ये बेटर फॉर्म है एक्सप्लेन करने का। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है टिम्बर। टिम्बर से हम क्या पता लग सकते हो कि साउंड अलग अलग है, लेकिन ये हमें क्या बताता है, अगर उसको मेजर करना है तो हमें वेव फॉर्म का स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, अब समझ में आ गया, हमने साउंड की 3 क्वालिटीज का स्टडी किया। एक है लाउडनेस, एक है पिच, और एक है तीसरा, पीछे दिख रहा है, टिम्बर। पहला लाउडनेस जनरली हम कहेंगे कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और टिम्बर डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। तो इसी हिसाब से हम साउंड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, तो आपको तीनों भी समझ में आ जाएगा। लाउडनेस के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, लाउडनेस के लिए एक एग्जांपल पहले हम लेते हैं। फर्स्ट लाउडनेस, चलो अब हमारे पास 3 साउंड है। साउंड नंबर 1, साउंड नंबर 2, ठीक है, साउंड नंबर 2, और तीसरा साउंड है हमारे पास अब इसका आप शेप देखो, जज करो कौन सा साउंड बड़ा होगा, या किसका लाउडनेस ज्यादा होगा और किसका लाउडनेस कम होगा। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। तो जज करो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है। शेप से पता लगा, और मुझे कमेंट करो कि कौन सा लाउडनेस, किस 1 का लाउडनेस ज्यादा होगा, 2 का होगा या 3 का होगा। सोचो किसका लाउडनेस ज्यादा होगा। देखो, ए का एम्पलीट्यूड छोटा है तो लाउडनेस कम, सेकेंड का सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड है तो लाउडनेस ज्यादा, 3 का एम्पलीट्यूड थोड़ा ही बड़ा है तो इसका भी लाउडनेस ज्यादा होगा। तो इससे सबका सबसे ज्यादा लाउडनेस 2 का होगा, उसके बाद 3 का लाउडनेस, और सबसे कम लाउडनेस 1 का होगा। ये समझ में आ गया लाउडनेस। देन आते हैं पिच। ओके, पिच को हम अगर हमें जज करना है तो हमें किसका सहारा लेना होता है, और कौन सी क्वांटिटी का स्टडी करना होता है, हमें करना होता है फ्रीक्वेंसी का स्टडी। तो अब देखो, ये टाइम में एक वेव बना रहा है, दूसरा जो वेव है हमारा, तीन वेव बना रहा है यूनिट टाइम में, और तीसरा जो हमारा वेव है अब मुझे बताओ 1 2 3, 1 2 3, इसमें सबसे ज्यादा पिच कौन से साउंड का होगा, सबसे ज्यादा पिच किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेव ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हाई पिच साउंड। उसके बाद सेकेंड की, और सबसे कम पिच फर्स्ट वाले साउंड की होगी, सबसे कम पिच फर्स्ट की, सबसे ज्यादा पिच थर्ड की, और इन बिटवीन सेकेंड की होगी। तो ये समझ में आ गया डिफरेंस लाउडनेस और पिच में। अगर वेव फॉर्म अलग अलग होगा तो उसको हम जज कर सकते हैं कि यह वेव फॉर्म इसका अलग है, इसका अलग है, तो ये अलग इंस्ट्रूमेंट वाला साउंड है, ये अलग इंस्ट्रूमेंट वाला साउंड है। तो हमने आज क्वालिटीज ऑफ साउंड का स्टडी किया, क्योंकि
सराउंडिंग में या इस वर्ल्ड में साउंड को पहचानना अलग चीज है और साइंस से साउंड को पहचानना अलग चीज है, क्योंकि साउंड को मेजर करना पड़ता है और मेजर करने के लिए हमने किसका स्टडी किया, एम्पलीट्यूड का, फ्रीक्वेंसी का और वेव फॉर्म का। इस तीनों का यूज करके हम साउंड को सेपरेटली पहचान सकते हैं कि ये साउंड कौन सा है और ये साउंड कौन सा है। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आया है आपको। तो यहां हम स्टॉप करते हैं ये। ओके, थैंक यू।